हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट के पेपर 1 के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह मॉडल सेट 5 है। जो लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 नहीं देखे हैं वो देख लें। और इसमें जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, ये 60 प्रश्न टोटल रहेंगे और इस प्रश्नों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है और ये सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसे जान लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? ये सही नहीं है ये मिलान, तो ये कौन से देशों का सही नहीं है? इसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है इक्वाडोर का डॉलर, बी में दिया गया है इटली का मुद्रा जो यूरो है, और सी में दिया गया है इजराइल का मुद्रा दिनार, और डी में दिया गया है कजाकिस्तान का जो मुद्रा है ये टेंगे है। तो इसमें जो सही सम्मेलन कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इजराइल है इसका ये मुद्रा दिनार ये नहीं है। तो इसकी मुद्रा क्या है ये जान लेते हैं। ये इजराइल की जो मुद्रा है जिसको शेकेल बोला जाता है, और कुवैत का जो मुद्रा है उसका नाम है कुवैती दिनार। तो ये दोनों का याद रखें। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल की कैपिटल कहाँ पर सिचुएटेड है? इजराइल की कैपिटल जो है ये जेरूसलम में सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर जो है ये है बेंजामिन नेतन्याहू जी, अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पर जो बोली जाने वाली जो भाषा है ये है हेब्रेव, यहाँ की भाषा है। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये 2021 के यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये पॉपुलेशन का जो कितनी जनसंख्या यहाँ पर है ये है 93.6 लाख यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और ये 2021 का डाटा के अनुसार ये बताया गया है। तो ये था दोस्तों एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। मुगल काल के किसके शासन में स्वर्ण युग ये माना जाता था? जो मुगल काल था उसमें किसके शासन में, मतलब उसका शासन को ही स्वर्ण युग माना जाता था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में जहांगीर, बी में दिया गया है अकबर, सी में हुमायूं, और डी में दिया गया है बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता था स्वर्ण युग बोला जाता था। तो ये जान लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग ये माना जाता था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर जो था, जिसका पूरा नाम था ये मिर्ज़ा नूर उद दीन बैग मोहम्मद खान सलीम, इसका पूरा नाम था, जो कि ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब बड़ा बेटा था। और इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये रजौरी में हुई थी, और ये 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो मुराद और दानियाल थे इनके छोटे भाई थे, और इन दोनों की जो मृत्यु है ये बचपन में ही, मतलब जीवन काल में ही हो गई थी। और ये शराब पीने के वजह से इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई थी। और जहांगीर का जो प्रथम विवाह जो था ये 1528 ईस्वी में हुआ था, मानबाई से हुआ था, जो कि आमेर के राजा जिनका नाम था भगवान दास की पुत्री वो मान सिंह की बहन के साथ ये हुआ था। मतलब जो मानबाई थी ये राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी। और जो दूसरा विवाह जो जहांगीर का हुआ था ये मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम था जगत गोसाई, इनसे इनका विवाह हुआ था। तो ये दोनों वाइफ का नाम भी याद रखें। इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जहांगीर से रिलेटेड है। इससे भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में दिया गया लॉर्ड कर्जन, सी में दिया गया विलियम बेंटिक, और डी में दिया गया लॉर्ड कैनिंग। तो जो सती प्रथा था जिसमें क्या किया जाता था कि अगर किसी का हस्बैंड अगर मर गया हो तो उसके चिता में ही उसकी वाइफ को भी जलना पड़ता था। ये सती प्रथा था उस टाइम की। तो इसमें जो है इस पर पाबंदी किसके द्वारा ये लगाई गई थी? तो इसकी जो पाबंदी जो लगाई गई थी ये विलियम बेंटिंक के द्वारा इसकी पाबंदी लगाई गई थी। मतलब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अब इसमें जान लेते हैं जो राजा राम मोहन राय जी थे, इसमें मतलब इनका काफ़ी योगदान था इसको रोकने के प्रति, और इन्हीं के दबाव में ये विलियम बेंटिक
के द्वारा ये अवैध घोषित किया गया था। अब ये जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो ये जो राजा राम मोहन राय जो थे ये भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको माना जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रमाकांत तथा माता का नाम था तारिणी देवी। इन दोनों का भी नाम याद रखें। और भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब योगदान था। और इनका जो जन्म हुआ था ये राधानगर खानाकुल में इनका जन्म हुआ था और ये 22 मई 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो राजा राम मोहन राय जी हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जगह का नाम जो था स्टेपलेटन ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके जो मतलब इनके द्वारा फाउंड किए गए थे, बनाए गए थे, वो थे ब्रह्मो समाज और अमित्य सभा, ब्राह्मोइज्म और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। इन सभी का भी ये सभी भी याद रखें कि इनके द्वारा जो स्थापित की गई थी कौन कौन सी संस्थाएं थी। ये ब्रह्मो समाज, अमित्य सभा और ब्राह्मोइज्म, ये सभी जो थे ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए थे। और इनकी जो वाइफ का नाम ये तो उमा देवी जो थी। और इनको मरने के बाद इनको दफनाया गया था यूनाइटेड किंगडम में ही दफनाया गया था, जहां स्थान का नाम है एर्नोस वेल सेमेंट्री, ब्रिस्टल में ही इनको दफनाया गया था। तो ये भी याद रखें कि राजा राम मोहन राय जी को कहाँ पर दफनाया गया था, तो यूके में ही इनको दफनाया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय जो था वो कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, और सी में दिया गया है मोतीलाल घोष, और डी में दिया गया है सरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किनको जेल में डाला गया था और वो पत्रकार थे? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। इनको ये प्रथम बार मतलब ये जेल में जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे जो पत्रकारिता मतलब कर रहे थे। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक जिनका नाम है लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी, ये पत्र का नाम याद रखें कि मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सज़ा काटते हुए मतलब इन लोगों को 4 माह की सज़ा की घोषणा की गई थी। और यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को ये सज़ा हुई थी। तो ये याद रखें। अब जान लेते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो इनकी जन्म जो हुई थी ये 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था और ये रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक भी थे और वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनके द्वारा जो है ब्रिटिश लोगों के द्वारा ये बोला जाता था कि ये भारतीय अशांति के पिता इनको इससे कहकर इनको संबोधित किया जाता था। और इन्हें लोकमान्य कहकर मतलब जो भारत के लोग थे वो लोग आदरपूर्वक ये लोकमान्य कहकर इनको बुलाते थे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है। और इनके जो बच्चे थे जिनका नाम है श्रीधर बलवंत तिलक, विश्वनाथ बलवंत तिलक और रामभाऊ बलवंत तिलक, ये इनके बच्चे हैं। और इसकी जो वाइफ का नाम है वो थी सत्यभामा बाई तिलक, इनकी वाइफ का नाम। और इसका फुल नाम क्या था? इनका फुल नाम जो था ये केशव गंगाधर तिलक इनका फुल नाम था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि याद रखने लाइक पॉइंट्स हैं, तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा ये लगती है? मतलब इंडिया जो है और किस देश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा लगता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया चीन,
बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी में दिया गया बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारी देश की सीमा जो है ये सबसे लंबा ये शेयर होती है, जो इसकी कुल लंबाई जो है ये 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है जो कि शेयर की जाती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और सबसे जो छोटी सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है। ये टोटल 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होता है। तो ये सभी भी याद रखें। ये भारत का मैप देख लें एक बार। ये जो बांग्लादेश है इसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है और सबसे कम जो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान दिख रहा होगा ये ऊपर में, यहाँ पर ये शेयर होता है और बाकी जो है वो बीच बीच में है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में के अनुसार में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी लंबाई उससे कम है वगैरह वगैरह। तो इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है नर्मदा, सेकंड में दिया गया है गोदावरी और थर्ड में दिया गया है कृष्णा और फोर्थ में दिया गया है कावेरी। तो सबसे जो लंबी नदी कौन है? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 2314। दैट मीन्स गोदावरी जो नदी है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कृष्णा की लंबाई है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद आता है कावेरी की लंबाई। तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है वो कौन से स्थान पे आकर मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में विष्णु प्रयाग, बी में कर्ण प्रयाग, सी में दिया गया है रुद्र प्रयाग और डी में दिया गया है देव प्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये देव प्रयाग हो जाएगा। दैट मीन्स जो अलकनंदा और भागीरथी आके देव प्रयाग में मिलते हैं और यहीं से गंगा जो नदी है इसका मतलब नाम शुरुआत हो जाता है और इसका नाम मतलब चेंज हो जाता है और गंगा कहलाने लगती है। तो ये याद रखें। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मतलब ये जो देवप्रयाग है ये एक तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। ये सभी जो हैं, अभी इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से होकर अलकनंदा निकलती है और यहाँ पर जो धौली गंगा इसमें आके विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। ये रहा विष्णु प्रयाग और यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। फिर अलकनंदा फिर आगे आके यहाँ पर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिल जाती है और फिर आगे आकर जो यही नदी पिंडार गंगा के साथ मिल जाती है और ये कर्ण प्रयाग में मिलती है और फिर यही नदी आके मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है और ये रुद्र प्रयाग में मिल जाती है और जब लास्ट यहाँ पर आती है भागीरथी नदी के साथ मिलती है और इसी को बोला जाता है देव प्रयाग और यहीं से गंगा नदी का नाम मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले ये गंगा नदी नहीं कहलाती, अलकनंदा कहलाती है। तो ये सभी चीज़ें भी याद रखें, इसमें आपको अपने दिमाग में रखें ताकि हो सकता है बन सकता है। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि देव प्रयाग से, बाकी वो कम ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे भी याद रखें, बन सकता है क्वेश्चन के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में जनवरी 22, 1946 में, बी में दिया गया है जनवरी 22, 1947, सी में दिया गया है फरवरी 20, 1947 और डी में है 26 जुलाई 1946 में। तो ये कब मतलब संविधान जो है सभा द्वारा ये पारित करने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 22 जनवरी 1947 में। ये संविधान देने का जो प्रस्ताव था ये संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था। तो ये याद रखें, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया था और ये जो पारित करने के लिए ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था और ये 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा पेश किया गया था और आगे जाकर यही जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये 2 है, से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये जो कुट दिया गया है इससे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल क्या क्या थे उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसमें दिया गया, ए में दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किससे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो किससे आधारित था। तो इसमें देख लेते हैं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था
वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पर मैच करते हैं। ए का टू दैट मीन्स बी और डी में आ रहा है। और नेक्स्ट देते हैं बी का फोर दैट मीन्स बी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी खुद देख लें। सी का 1 दैट मीन्स जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था ये एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो अशोक रुद्र मॉडल पे या आधारित था। तो ये चारों योजनाएं और ये किस मॉडल पे बेस्ड थे इनको भी याद रखें। मेनली ये दो ही पूछे जाते हैं, प्रथम और द्वितीय, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में तीसरा और चौथा भी पूछ लिया जाए, तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन की शुरुआत की गई जिसका सही सुमेलित कीजिए। मतलब जो जो ऑपरेशन है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में ऑपरेशन गंगा, बी में ऑपरेशन देवी शक्ति और सी में दिया गया ऑपरेशन आहत और डी में दिया गया ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो इसमें सही सम्मेलन ये कौन सा होगा, ये कूटभाषा को चयन करते हुए बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जो ऑपरेशन गंगा जो था ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा ये शुरू किया गया था। और बी ऑप्शन का होगा 4 दैट मीन्स जो ऑपरेशन देवी शक्ति है वो भारतीय मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का यूज की, मतलब ये ऑपरेशन चलाया गया था। और नेक्स्ट है सी जो कि ऑपरेशन आहत जो है ये महिलाओं या बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ये किया गया था। और जो ऑपरेशन डी है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, इसका प्रयोग किया गया था विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये ऑपरेशन वंदे भारत को चलाया गया था। तो ये सभी डिफरेंट ऑपरेशन हैं, इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अब प्रश्न हैं, तो इसे भी अच्छे से देखें। पहला प्रश्न है, झारखंड के 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें एक में दिया गया गुमला, सेकंड में दिया चतरा, थर्ड में लातेहार और फोर्थ में दिया गया पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4 3 2 1 दैट मीन्स जो है सबसे अधिक जो वन है ये पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं, उसके बाद लातेहार में पाए जाते हैं, उसके बाद चतरा में आता है, उसका बाद जो लास्ट नंबर है ये गुमला में ये पाए जाते हैं। तो ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वन क्षेत्र जो है ये जहाँ जहाँ पाए जाते हैं ये दिया गया है। जो पश्चिमी सिंहभूम में जो है इसमें टोटल जो वन क्षेत्र है ये 3,368.44 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर जंगल पाया जाता है। सेकेंड है लातेहार, इसमें 2,403.04 वर्ग किलोमीटर में जंगल पाया जाता है। और चतरा में जो है 1,782.09 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। और गुमला में है 1,443.15 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन क्षेत्र है। तो ये सभी डाटा हैं जो कि देखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन कौन सा है। मतलब जो न्यूनतम जनसंख्या जहाँ पर है उन जिलों में ये सही क्रम ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में खूंटी, गढ़वा, सिमडेगा, कोडरमा, गोड्डा, बी में दिया गया लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और सी में दिया गया है सिमडेगा, खूंटी, दुमका, कोडरमा, पलामू, डी में लोहरदगा, चाईबासा, सिमडेगा, पलामू, लातेहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो है न्यूनतम जनसंख्या ये यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की किन 2 महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, बी में दिया गया है सावित्री पूर्ति और असुंता लकड़ा और सी में दिया गया है सुशीला लकड़ा और शीला कुजूर और डी में दिया गया पुष्पा प्रधान, दयामणि साय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में झारखंड से ये सिलेक्टेड महिलाएं हैं। इसका राइट आंसर ये है निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जी को ये सेलेक्ट किया गया था, जो कि ये झारखंड से रिलेटेड है और ये हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मेलन जो है ये असत्य, मतलब जो रॉन्ग
सम्मेलन है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है मैं बोरी साइला जो कि जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। बी में दिया गया है थिंक एंड विन लाइक धोनी, ये स्फूर्ति शहर के द्वारा लिखा गया है। और सी में दिया गया है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये अर्जुन लुगुन। और डी में दिया गया है डार्क हॉर्स जो कि नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें गलत कौन सा है, जो गलत पुस्तक और उसके लेखक इसमें कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स मैं बोरिसाइला जोबा मुर्मू के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ये किसी और के द्वारा लिखा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये महुआ माझी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड में लोकसभा से संबंधित आरक्षण की स्थिति में कौन सा कथन सम्मिलित है। मतलब लोकसभा की जो जितनी सीटें हैं उसमें किन किन समुदाय के लोगों को कितना कितना सीट आरक्षित किया गया है झारखंड में, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 8 सीट। तो इसमें कौन सा मतलब सही है। और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स जो अनुसूचित जनजाति के लिए ये लोकसभा में टोटल 5 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1 और सामान्य वर्ग के लिए 8, और ये टोटल मिला के हो गए 8 और 6 14 सीटें जो कि लोकसभा में जाते हैं हमारे झारखंड से चुन के। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया ए साहेबगंज, बी में दिया गया गढ़वा, सी में दिया गया पलामू और डी में दिया गया कोडरमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये साहेबगंज हो जाएगा। जो सबसे उत्तरी जिला है, मतलब जो नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा सिचुएटेड है, ये साहेबगंज ही है। तो ये याद रखें। इसको मैप में देख लें, ये साहेबगंज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि सबसे मतलब ऊपर में और नॉर्थ साइड में दिख रहा है। तो ये प्रश्न ये बना है जो कि ये जो ज़िला है साहेबगंज ये बिहार और पश्चिम बंगाल को टच करता हुआ ये ज़िला है जो कि झारखंड का राज्य है, सॉरी ज़िला है। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं उसे भी, मतलब तो इसमें है जो नॉर्थ में जो है उत्तर में बिहार सटा हुआ है और ये पूरब में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और इसमें अगर पश्चिम में देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर सटा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। और जो एकमात्र जो झारखंड का ज़िला जो कि 3 स्टेट को शेयर करता है तो वो कौन कौन सा, मतलब कौन ज़िला है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो इसमें केवल एक ही ज़िला है जो है गढ़वा ज़िला, जो कि ये बिहार के साथ भी बॉर्डर टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर टच करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर टच करता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड के प्रमुख नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। तो ये दिया गया ए में स्वर्णरेखा, बी में दिया गया रोरो, सी में ब्राह्मणी और डी में दिया गया दामोदर। तो इसका राइट जो सम्मेलन कौन सा होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो स्वर्णरेखा नदी है वो नगड़ी, छोटा नागपुर, पठार, रांची से होकर, मतलब इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है। और जो भी रोरो नदी जो है ये चाईबासा से होकर से निकलती है और ब्राह्मणी नदी जो है ये दुधवा पहाड़ी से होकर निकलती है और दामोदर टोरी से निकलती है। तो ये सभी इसका राइट कनेक्शन होगा, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख जो है ये पुंड या फिर पुंड्र नाम से ये किया गया है। तो ये कौन से साहित्य में ऐसा मेंशन किया गया झारखंड के नाम को। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में महाभारत, बी में दिया गया त्रय ब्राह्मण और सी में दिया गया है वायु पुराण और डी में दिया गया है विष्णु पुराण। तो किसमें पुंड्र या फिर पुंड्र नाम से मेंशन किया गया झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऐत्रेय ब्राह्मण में इस नाम से पुकारा गया है झारखंड को, पुंड मत या फिर पुंड्र नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार किस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है जिसे कुरुआ
कहा जाता है, मतलब जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो झारखंड में जो बोला जाता है इसको ये कुरुआ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये किस जनजाति के द्वारा ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये प्रैक्टिस की जाती है? एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो स्थानांतरित कृषि जो होता है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, इसमें होता ये है कि जो जंगल होते हैं, घने जंगल, उसमें पेड़ों को काट के सुखा के उसको जलाया जाता है और उसमें जो राख जो बन जाते हैं उसी में खेती की जाती है। और लगातार मतलब 4-5 साल तक खेती की जाती है, जब तक उसकी उर्वरता जो है वो नष्ट ना हो जाए। अब जब वहाँ की उर्वरता ख़त्म हो जाती है उसके बाद वहाँ से लोग उठ के दूसरे जगह जाते हैं और फिर वही काम करते हैं, जंगल को काट के, जंगल को जला के वहीं पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कई बार पर्यावरणविदों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये इसमें जंगल की डिग्रेडेशन होती है, मतलब फॉरेस्ट की कटाई इसमें ज़्यादा होती है। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो ये पहले ज़माने में ये प्रैक्टिस की जाने वाली ये एक खेती करने की एक उत्तम सुविधा थी। इसमें क्या था कि इसमें पैदावार भी सबसे ज़्यादा होते थे। तो इसमें किस जनजाति के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता था? इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में असुर जनजाति, बी में दिया गया है सोरिया पहाड़िया और सी में माल पहाड़िया, डी में दिया गया है बिरजा जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसको कुरुआ झारखंड में बोला जाता है, ये सोरिया पहाड़िया के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये याद रखें और ये भी याद रखें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट मीन्स स्थानांतरण कृषि किसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सुमेलित करें, मतलब कौन सा संस्थान किस शहर में सिचुएटेड है ये पूछा जा रहा है। इसमें ए में दिया गया है बिरला तकनीकी संस्थान, बी में दिया गया है बिरसा तकनीकी संस्थान और सी में है राष्ट्र तकनीकी संस्थान और डी में है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये किस मतलब सिटीज़ में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो बिरला तकनीकी संस्थान जो है ये रांची में सिचुएटेड है और जो बिरसा तकनीकी संस्थान ये धनबाद में है और राष्ट्र तकनीकी संस्थान ये जमशेदपुर में सिचुएटेड है और केंद्रीय खनन अनुसंधान जो है ये धनबाद में सिचुएटेड है। तो ये याद रखें, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केंद्रीय खनन अनुसंधान मतलब ये कोयले वगैरह से रिलेटेड है, जो कि धनबाद वाले इलाकों में कोयला सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है, इसीलिए वो इसका जो अनुसंधान संस्थान जो है वो उसी इलाके में सिचुएटेड है। और बाकी जो ये राष्ट्र तकनीकी जिसको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, जो कि हमारे झारखंड में जमशेदपुर में सबसे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर इस्पात की नगरी उसको बोला जाता है। तो ये भी ये याद रख सकते हैं और इससे आप मतलब सही आंसर लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जानते हैं, ये दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड ये प्रश्न रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें। इसमें पहला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि मतलब जो उबलता हुआ पानी है उसमें अगर आप हाथ डालोगे और एक भाप जो मतलब उबलते हुए पानी का जो भाप होता है उसमें अगर आप हाथ डालोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो जलन होगी वो भाप से होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी में दिया गया भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी में भाप की अधिक मारक क्षमता हो है और डी में दिया गया भाप हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स भाप में जो होता है इसमें गुप्त ऊष्मा जो है ये होती है, जो भाप होता है तो इसी गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा अधिक मतलब जलन फील होता है हाथों में अगर आप भाप में हाथ डालोगे तो। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, परम शून्य ताप क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें दिया गया ए में किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, बी में दिया गया सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी में दिया गया वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं और डी में दिया गया वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही ये परम शून्य तापमान ये बोला जाता है। तो ये याद रखें, ताप बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होते हैं?
तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में पॉजिट्रॉन, बी में न्यूट्रिनो, सी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन और डी में दिया गया है अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी ये जो कण है जिसमें शून्य आवेश होता है, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो जीरो चार्ज होता है। तो वो कौन सा कण है? ये है न्यूट्रिनो जो है, इसमें जीरो आवेश ये पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, बहुत कम। इसका मतलब द्रव्यमान जो होता है वो बहुत कम होता है। और न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से ये एक है, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, मतलब किस में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, मतलब इन सभी ऑप्शन में किस में ज़्यादा होती है। इसमें ए में दिया गया ढलवा लोहा में, बी में पिटवा लोहा में, सी स्टील में और डी में दिया गया मिश्र धातु स्टील में। तो ये किस में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है? तो ये होती है ढलवान लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है एज कम्पेयर टू पिटवा लोहा स्टील और मिश्र धातु स्टील में। तो ये याद रखें कि ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। अब नेक्स्ट जानते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, मतलब किस में पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, मतलब मापा जाता है कि पेट्रोल कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, कितना उसमें दूसरा तेल मिक्स किया हुआ है। ये सभी जांचने के लिए ये किसका उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है सीटेन संख्या, बी में दिया गया ऑक्टेन संख्या और सी में दिया गया ब्यूटेन संख्या द्वारा और डी में है रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा कि ऑक्टेन संख्या द्वारा जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता जो होती है उसको मापी जाती है, और जो सीटेन संख्या जो होती है इससे डीजल की गुणवत्ता ये मापी जाती है। तो ये भी याद रखें। इसमें दिया गया है, ये देख लेते हैं एक बार, जो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर है इसमें डिफरेंस दिया गया है। तो ऑक्टेन नंबर किसको बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑक्टेन प्रेजेंट इन पेट्रोल, मतलब जो पेट्रोल में जो ऑक्टेन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टेन नंबर को। और जो सीटेन नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है इग्निशन डिले ऑफ द डीजल इंजन, मतलब जो डीजल इंजन में जो इग्निशन डिले होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीटेन नंबर को। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड एज पैरामीटर ऑफ क्वालिटी फॉर पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। और सीटेन नंबर का जो है इसमें डीजल की क्वालिटी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग एडिटिव लाइक बेंजीन एंड टॉलिन इन द पेट्रोलियम, मतलब इसको इंक्रीज किया जा सकता है अगर पेट्रोल में बेंजीन या फिर टॉलिन को ऐड कर दें तो। और सीटेन नंबर में क्या है? इट कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग एडिटिव सच एज एसीटोन इन द डीजल, अगर डीजल में एसीटोन डाल दिया जाए तो सीटेन नंबर को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसका डिफरेंस है, इसे याद रखें। ये मेजर बस ये याद रखें कि पेट्रोल को मतलब मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है और डीजल की शुद्धता को जांच करने के लिए ये सीटेन नंबर का यूज किया जाता है। ये बस दोनों इसी से प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, मतलब ये किसके द्वारा बांध कर रखा जाता है? तो इसमें दिया गया है ए में अध्रुवीय सहसंयोजक, बी में दिया गया ध्रुवीय सहसंयोजक, सी में दिया गया आयनिक और डी में दिया गया निर्देशांक। तो ये किसके द्वारा बंद पानी के अणुओं को भीतर परमाणुओं को बांध के रखता है? तो ये रखता है जो ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, इसके द्वारा इसको रखा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जान लेते हैं कि जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो होता है पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रहता है, और जो ध्रुवीय सहसंयोजन बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन युग्म के को अपने अधिक निकट रखकर साझा करते हैं, मतलब जो H2O जो ये फॉर्मूला होता है वाटर का, इसमें ये ध्रुव संयोजक बंध के द्वारा ये जो दोनों जुड़े होते हैं। तो ये बस याद रखना है। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है विकासवाद, दैट मीन्स विकासवाद का सिद्धांत, दैट मीन्स इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किनके द्वारा ये थ्योरी दिया गया था? तो इसमें दिया गया है ए में स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वालेस ने और डी में दिया गया है इक्लेस ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये डार्विन के द्वारा ये दिया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि जो मानव का जो विकास हुआ है
वो किस तरह बंदर, चिंपैंजी वगैरह से लेके वो मानव बना है। तो ये मतलब इसमें मेन बात ये कही गई है। तो ये देख लेते हैं। जो चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास ये करती है, और विकासवाद कहलाने वाली यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान का नींव ये बना है। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है जीव विज्ञान के क्षेत्र में ये स्टडी के लिए। नेक्स्ट है जो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है ये इनके द्वारा 1858 में ये दिया गया था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इस सिद्धांत ने उन मान्यता को खारिज कर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि इंसान जो है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का निर्माण का एक अलौकिक घटना है। जबकि ये डार्विन ने क्या कहा था कि इनका कहना था कि बंदरों के कार्मिक विकास से इंसानों का जो निर्माण हुआ है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से बंदर, चिंपैंजी जो है ये धीरे धीरे ये इंसान बन गए। तो ये भी इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर विकासवाद का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये भी देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। मतलब वाटर काउज्ड डिजीज कौन सा है, मतलब जो दूषित जल पीने से कौन कौन से बीमारी होते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में चेचक, बी में दिया गया है मलेरिया, सी में हैजा और डी में दिया गया तपेदिक। तो ये कौन सा जो रोग है जो कि वाटर से फैलने वाला रोग है। इसका राइट आंसर ये होगा, हैजा जो रोग है ये इम्प्योर जल को पीने से ये बीमारी होता है। जो हैजा एक संक्रामक आंत शोध मतलब आंत से रिलेटेड ये रोग है जो कि विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण ये हैजा जो रोग है ये होता है, और ये दूषित जल या फिर दूषित पानी पीने से ये होता है। अभी और जान लेते हैं कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ जो है, मतलब जो पानी से फैलने वाले जो बीमारी हैं उसे भी और क्या क्या बीमारी हैं जो फैलते हैं। तो ये हैं टाइफाइड जो बीमारी है ये भी पानी मतलब दूषित पानी पीने से ये फैलता है, और है जॉन्डिस, मलेरिया, कोलेरा और डायरिया, ये सभी बीमारी जो है। तो ये मतलब जब भी पीना चाहिए तो प्योर वाटर पीना चाहिए, ना कि इम्प्योर वाटर। तो ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है। मतलब जो लहसुन जो सेंट देता है उसका मेन रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में क्लोरो यौगिक, बी में दिया गया सल्फर यौगिक, और सी में दिया गया फ्लोरीन यौगिक, और डी में है एसिटिक अम्ल। तो ये किसके कारण जो लहसुन का जो गंध है वो देता है। तो ये देता है सल्फर यौगिक के कारण, जो लहसुन का जो सेंट जो है वो लहसुन उस टाइप का वो सेंट देता है सल्फर के कारण। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। मतलब कितने जोड़े गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए 21 जोड़ा, बी 22, सी 23 और डी में दिया गया है 24 जोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे मानव में जो है ये क्रोमोसोम का जो पेयर होते हैं ये 23 जोड़ा ये होता है, और टोटल इसकी जो संख्या होती है ये होती है 46 टोटल संख्या होती है। जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम होते हैं ये सभी होते हैं। तो ये भी जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड अब प्रश्न रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें। पहला प्रश्न इसमें है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब किस कारण के लिए किया जाता है। इसमें दिया गया ए में डेटाबेस, बी में दिया गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और सी में दिया गया स्प्रेडशीट, और डी में दिया गया स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो जो एक्सेल है इसका यूज किस में किया जाता है, ये डेटाबेस बनाने के लिए ये एक्सेल का यूज किया जाता है, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। मतलब कोई अगर डॉक्यूमेंट है उसमें सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस है, तो उसमें कोई एक सेंटेंस को आपको डिलीट करना है तो उसमें उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में हाईलाइट एंड कॉपी, बी में दिया गया कट एंड पेस्ट, सी में दिया गया कॉपी एंड पेस्ट, और डी में दिया गया हाईलाइट एंड डिलीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स हाईलाइट करेंगे उसके बाद उसको डिलीट करेंगे तो वो जो भी लाइन रहेगा वो डिलीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं,
बिना बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, मतलब जो भी कोई डॉक्यूमेंट बना लिए हैं उसको एडिट करने का अर्थ क्या है। तो इसमें दिया गया ए में इसे सेव करना, बी में है इसे प्रिंट करना, सी इसे स्कैन करना और डी में दिया गया इसे करेक्ट करना। मतलब एडिट का मतलब ये होता है करेक्ट करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है अगर उसको एडिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ अगर गलती हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, विंडोज़ एमई में एमई का क्या मतलब, एमई शब्द जो है ये किससे बना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मिलेनियम, बी माइक्रो एक्सपर्ट, सी में दिया गया मैक्रो एक्सपर्ट और डी में दिया गया है मल्टी एक्सपर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मिलेनियम, इसका फुल फॉर्म होगा। जो एमई जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है मिलेनियम का। तो ये याद। नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब जो कंप्यूटर है उसका जो फंडामेंटल वर्क है वो नहीं है। तो इसमें दिया गया ए में डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, बी में दिया गया इनपुट को स्वीकार करना, सी में दिया गया डाटा को प्रोसेस करना और डी में दिया गया टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ये इसमें से कौन सा कार्य जो है वो कंप्यूटर का नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका मेन कार्य नहीं है। बाकी जो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, ये जो है ये कंप्यूटर का मेन कार्य होता है। और इसका कार्य क्या होता है, पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट दे देता है। यही इसका मेन कार्य होता है जो भी कंप्यूटर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में ब्राउज़र, बी में इंटरनेट, सी में दिया गया टेक्स्ट एडिटर और डी में दिया गया सर्च इंजन। तो ये HTML जो डॉक्यूमेंट है इसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये टेक्स्ट एडिटर का ये ज़रूरत पड़ता है जो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ये याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पेज है उसको ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए इंसर्ट एंड कॉपी, बी में दिया गया इंसर्ट एंड एंटर, सी में इंसर्ट एंड डिलीट और डी में दिया गया इंसर्ट एंड पेज ब्रेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है इंसर्ट एंड पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब किस कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया गया ए शिफ्ट, बी ऑल्ट, सी कंट्रोल और डी में दिया गया है इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स कंट्रोल का यूज़ किया जाएगा। मतलब एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, मतलब श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। इसमें दिया गया ए में तस्वीर पेंट करने के लिए, बी में दिया गया आकृति ड्रॉ करने पर और सी में दिया गया है कहानी टाइप करने के लिए और डी में है आय व व्यय का हिसाब लगाने के लिए। जो तो वर्ड प्रोसेसर जो है इसका उपयोग जो है ये किया जाता है कहानी टाइप करने के लिए, जो वर्ड है इसका प्रोसेसर की। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। इसमें ए में दिया गया है एनेक्सर, बी में दिया गया है अपेंडेज, सी में दिया गया है एड ऑन और डी में दिया गया अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अटैचमेंट इसका राइट आंसर होगा। मतलब कोई भी ईमेल होता है उसमें अगर कोई भी फाइल को आप सेंड करते हो तो उसमें क्या एक ऑप्शन आता है जिसमें अटैचमेंट, वो उसमें अटैच करना पड़ता है वो जो भी फाइल वो मतलब फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट जो भी हो, तो वो अटैचमेंट के थ्रू वो अटैच करके वो उसको सेंड किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, अब हिंदी व्याकरण से रिलेटेड अब प्रश्न रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है, वाक्य का कौन सा भेद है। मतलब इसमें कौन सा वाक्य का ये प्रकार है। इसमें दिया गया ए में सरल वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी में दिया गया संयुक्त वाक्य और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ये मिश्रित वाक्य है। मतलब इसमें दो वाक्य का यूज किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है उसके बाद दूसरा वाक्य है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा
होती है। तो ये मिश्रित वाक्य का ये एक प्रकार है। अब जान लेते हैं कि मिश्रित वाक्य किसको बोला जाता है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य जो है आश्रित या फिर उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखा जाए तो यदि मैं परिश्रम करता हूँ तो सफल हो जाता। अगर ये जो दूसरा जो वाक्य है ये पहले वाक्य पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर वो परिश्रम करेगा तभी सफल होगा। नेक्स्ट है, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तब मैं उससे मिला। ये है कुछ उदाहरण जो कि मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं परसर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए पर, बी प्र, सी प और डी में दिया गया प्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पर जो है इसमें परसर्ग में पर उपसर्ग लगा हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा में रेखांकित पदबंध को पहचानिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें कौन सा पदबंध का यूज किया गया है। इसमें ए में दिया गया संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध और सी में दिया गया विशेषण पदबंध, डी में है क्रिया पदबंध। तो इसमें कौन सा पदबंध का यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया सर्वनाम पदबंध का इसमें यूज किया गया है। जो ये सेंटेंस है आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, ये सेंटेंस है। अब इसमें जान लेते हैं कि पदबंध ये किसको कहते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है पदबंध का। तो वाक्य के उस अंश को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थबोध कराता है उसे पदबंध कहते हैं। मतलब एक से अधिक पद आपस में संबंध होकर अर्थ को निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तिमिर का उपयुक्त विलोम क्या होगा। मतलब तिमिर जो एक वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा। तो इसमें ए में दिया गया अंधकार, बी में दिया गया रात्रि, सी में दिया गया प्रकाश और डी में दिया गया वासर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स प्रकाश इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आज मेरे घर बहुत से मेहमान आने वाले हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें जो है इसमें रेखांकित शब्द जो है इसमें ऑप्शन दिया गया ए में आपत्ति, बी में दिया गया आज्ञा, सी में दिया गया अतिथि और डी में दिया गया आयु। तो इसमें कौन सा शब्द होगा जो कि पर्यायवाची शब्द इसका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अतिथि। दैट मीन्स जो मेहमान है मतलब ये रेखांकित होगा। मेहमान का जो पर्यायवाची शब्द और कौन सा होता है, अतिथि, इसका भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये इसमें ये रेखांकित शब्द है मेहमान। तो ये देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें कौन सा जो कौन सा वर्ड है उसमें सही लिखा गया है। तो इसमें दिया गया ए में यातायात, बी में दिया गया आधीन, सी में अनायास और डी में दिया गया प्रादान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें मतलब शुद्ध वर्तनी का यूज किया गया है ये यातायात में, मतलब शुद्ध ये यातायात जो वर्ड ये लिखा गया है ये करेक्ट वर्ड है। तो ये देखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मतलब सकर्मक क्रिया का यूज किस वाक्य में किया गया है। तो इसमें ए में दिया गया राहुल ने केला खाया, बी में दिया गया गाड़ी चलती है और सी में है वह लजा रही है और डी में है मीरा गाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स राहुल ने केला खाया, इसमें सकर्मक क्रिया का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है तो वो इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। इसमें ऑप्शन में दिया गया ए पुलिस, बी में दिया गया गेहूँ, सी में तेल दिया गया और डी में दिया गया दही। तो इसमें कौन सा जो वर्ड है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये पुलिस जो वर्ड है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जो ये गेहूँ, तेल, दही ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनेशन भी जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराते हैं उन शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है। इसमें जैसे एग्जांपल में हो जाएगा तेल, पानी, घी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला, चीनी, फल, सब्जी, ये सभी जो है ये द्रववाचक संज्ञा है। ये द्रव का मतलब ये ना समझे कि मतलब वो द्रव पदार्थ जो होता है उसको द्रव कहेंगे।
इसमें सोना चांदी ये सभी भी आ जाएंगे इस तरह वाचक संज्ञा में, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अन्न जल में कौन सा समास है। इसमें कौन सा समास का यूज किया गया, जो अन्न जल ये वर्ड है। इसमें ऑप्शन में दिया गया बहुब्रीहि समास, बी में दिया गया द्वंद्व समास, और सी में दिया गया कर्मधारय समास, और डी में दिया गया तत्पुरुष समास। तो इसमें जो है द्वंद्व समास का इसमें यूज किया गया, जो अन्न जल है ये द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अब ये जान लेते हैं, जो जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, तन मन, तन और मन, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये सभी जो हैं द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। मतलब अगर इसको विघटन करें, तोड़े हैं, तो उसमें और या फिर या यों शब्द लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, अन्न जल, अगर इसको तोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा अन्न, उसके बाद हो जाएगा अन्यों, अन्यों जल, इसको तोड़ने पे ये बन जाएगा। तो ये द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। और बाकी भी जितने समास होते हैं वो भी याद कर लें, इससे प्रश्न एक प्रश्न तो बनेगा ही। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है पंचरंगा शब्द में कौन सा उपसर्ग ये लगा हुआ है। तो इसमें दिया गया है ए में पंच, पंच, बी में दिया गया प, सी पच, और डी में दिया गया पाँच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो पंचरंगा है इसमें पच उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट जानते हैं, दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। मतलब जो लोकोक्ति इसमें दिया गया है उसमें कौन सा गलत है। ए में दिया गया है ढाक के 3 पुत्र, बी में दिया गया निर्बल के बल राम, और सी में दिया गया है दीवार के भी कान होते हैं, डी में है परशुराम का कोप। तो इसमें जो गलत लोकोक्ति है वो कौन सा है। ये ढाक के 3 पुत्र जो है ये गलत लोकोक्ति है, बाकी जो है ये सही लोकोक्तियाँ हैं। तो एक बार लोकोक्तियाँ का भी जो सीट होता है वो देख लें, जो ग्रामर वगैरह में मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट जानते हैं, आंखें मूंदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है निर्लज्ज होना, बी में दिया गया है लज्जित होना, और सी में दिया गया है बुरा होना, और डी में दिया गया है मर जाना। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो वो कन्फ्यूज ना रहे। तो इसका राइट जो आंसर होगा, मतलब आंखें मूंदना मुहावरा का ये अर्थ क्या होगा, इसमें हो जाएगा मतलब मर जाना। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका आँख क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका यही अर्थ होगा, आंखें मूंदना मतलब मर जाना। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अंकुश लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंकुश लगाना ये एक मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में गोद में लेना, बी रोक लगाना, सी सदस्य बनना, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो अंकुश लगाना का मतलब होता है और रोक लगा देना। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसमें अंकुश लगा देना मतलब उस काम को रोक देना, ये इसका अर्थ होगा। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, इधर कुआं उधर खाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें ए में दिया गया है दोनों ओर से संकट, बी में हर तरफ संकट, सी में दिया गया है संकट में तरकीब का प्रयोग, और डी में दिया गया है संकटहीन स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इधर कुआं उधर खाए। इसका जो अर्थ जो होगा ये हो जाएगा दोनों ओर से संकट। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे प्लेस में खड़ा हैं जहाँ पर ना आगे आप जा सकते हैं और ना ही पीछे आ सकते हैं, मतलब दोनों तरफ संकट है, तो उसमें उसको अगर लोकोक्ति के कहने के अनुसार अगर बोला जाए तो इसका ये होगा कि इधर कुआं उधर खाए। अब नेक्स्ट जानते हैं, दी गई लोकोक्तियों में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है, ए में दिया गया अपनी करनी पार उतरनी, बी में दिया गया अपनी करनी पास उतरनी, सी में उसकी करनी पास उतरनी, और डी में दिया गया अपनी करनी आस उतरनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो ये लोकोक्ति जो है ये सही लोकोक्ति है, बाकी सभी ये गलत लोकोक्तियाँ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया यह किस वाक्य का ये उदाहरण है। तो इसमें दिया गया एक कृत वाक्य,
बी में दिया गया क्रमवाच्य, सी भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका उदाहरण है? ये जो है ये क्रमवाच्य का उदाहरण है। मतलब आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया ये क्रमवाच्य का ये एक सेंटेंस है। अब इसमें जान लेते हैं कि क्रमवाच्य किसको कहते हैं। तो क्रिया के उस रूप को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध हो और क्रमवाच्य में हमेशा सक्रमक क्रिया ये रहती है। जैसे कि पुस्तक रवि से पढ़ी जाती है, आम श्याम से खाया जाता है, रोटी सीता से बनाई जाती है। ये सभी क्या है? क्रमवाच्य की मतलब उदाहरण है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वह दिन में फल खाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? इसमें दिया गया ए भाववाच्य, बी क्रमवाच्य, सी कर्तवाच्य और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये कृतवाच्य हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कृतवाच्य कहते किसे हैं? तो क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, राम रोटी खाता है, ये वगैरह वगैरह जो है ये कृतवाच्य हैं। मतलब इसमें क्या है कि कर्ता की प्रधानता इसमें होती है। जो राम है इसकी प्रधानता है, मतलब राम के द्वारा ही मतलब पुस्तक पढ़ा जाता है। तो ये इसका ये भी समझे। अब नेक्स्ट जानते हैं बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसमें ए में दिया गया बालक रोता रहा और चुप हो गया, बी में दिया गया बालक रोकर चुप हो गया, सी में दिया गया बालक रोते ही चुप हो गया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स बालक रोता रहा और बाद में क्या हो गया? ये चुप हो गया। मतलब संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है इस जो वाक्य दिया गया है इसको। अब नेक्स्ट जानते हैं हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? जो हिंदी जो भाषा है इसमें कौन सी लिपि का यूज होता है? इसमें दिया गया है ए में पाली, बी प्राकृति, सी देवनागरी और डी में दिया गया है ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हिंदी भाषा है इसमें देवनागरी लिपि का इसमें यूज किया जाता है। तो ये याद रखें। अब जितने भी अभी तक एग्ज़ाम दे चुके हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम में ये मेंशन किया जाता है कि लिपि कौन सा है। तो उसमें बहुत आज तक जो लिखा गया है रोमन या तो देवनागरी लिपि ये वगैरह वगैरह यूज किया जाता है। तो देवनागरी जो है ये हिंदी भाषा के लिए यूज किया जाता है। तब ये भी जान लेते हैं कि देवनागरी लिपि एक्चुअली होता क्या है। इसको देवनागरी स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। जैसे कि हो गया संस्कृत, हो गया पाली भाषा, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषा जो ये सभी भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये भी याद रखें कि केवल हिंदी को ही नहीं लिखा जाता है। और जो अंग्रेजी जो है इसको रोमन लिपि बोला जाता है। तो ये भी याद रखें। और इस जो देवनागरी लिपि को जो है इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे भी ध्यान में रखें बस। अब नेक्स्ट जानते हैं लास्ट क्वेश्चन ये है हिंदी का और ये इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? अयोग्य वाह वर्ण है, मतलब इसमें कौन सा वर्ण है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए अ, बी में दिया गया अन, सी में दिया गया ई और डी में दिया गया है ओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो वर्ण है ये अन का इसमें यूज किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों झारखंड लैब असिस्टेंट एंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें संभावित जो प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न जो भी जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें बैठ रहे हैं वो रेगुलर इस सभी वीडियो को देखते रहें और हो सके तो सेट लगाते रहें ताकि एक अच्छा स्कोर आपको मिल पाए। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग इंडियन जीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि ये जो होता है आपको ना इसमें कुछ घाटा होने वाली है। बस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ये अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन लाते रहूं और बनाते रहूं वीडियो ताकि आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंचते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।